नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के इस वीडियो में अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो समझ आ रहा होगा। अब हम इस विषय के अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे यानी कि बीच से थोड़ा आगे हम पहुँच चुके हैं। हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर किया है और आज हम यहाँ पर एक ऐसे विषय को पढ़ने वाले हैं जितना भी आपने आज तक पढ़ा है उन सब पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो इंडियन सोसाइटी पर ग्लोबलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स पड़े हैं इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इफ़ेक्ट्स की बात होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं इस विषय के उसी से संबंधित पार्ट को पढ़ेंगे जिससे बेसिकली क्वेश्चन आए हैं। और अंत में हम कुछ PYQ प्रैक्टिस भी करेंगे जो UPSC और UPPSC में पूछे गए प्रश्न इस विषय से संबंधित है, इस चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे लिंक मिल जाएंगे, वीडियो के सारे PDF इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई प्रश्न उत्तर आपको भेजना है तो यहाँ भेज सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, यहाँ पर मुझे देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करेंगे तो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि आज के समय पे अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो भूमंडलीकरण क्या है कि एक प्रक्रिया को इंगित करता है, यानी कि जिसमें व्यापार के वैश्विक नेटवर्क, संचार, इमिग्रेशन यानी कि आव्रजन, परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृतियों का एकीकरण हो गया। और सिंप्लीफाई अगर करें तो अभी हाल तक में आपने देखा है कि भूमंडलीकरण को मुख्यतः विश्व के आर्थिक पक्षों जैसे कि व्यापार हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल पूंजी प्रवाह हो गया, ये सब यहाँ तक ही बेसिकली दिखाई देता था। लेकिन अब इसे बड़े संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मीडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तकनीक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों और यहाँ तक कि जैविक गतिविधियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कि आज जो है ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है, किसी न किसी रूप से इसका जो इफेक्ट है सभी देशों पर दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम भारतीय बात करें तो भारतीय लोगों के जीवन, संस्कृति, रुचि, फैशन, उनकी प्राथमिकता, इस पर भूमंडलीकरण का बड़े स्तर पर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पर जो है वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। हम डायरेक्ट इस तरह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, इससे अलग कुछ नहीं पूछा गया कि कुछ और इसके विषय में पूछा गया। सिंपल सा टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके प्रभाव की बात की जाती है, इसमें कोई और 3-5 बातें नहीं पूछी जाती हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में भूमंडलीकरण का जो विचार है कई सारी विसंगतियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी रूप में अनिवार्य शर्त के रूप में देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, भूमंडलीकरण की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में अगर हम भूमंडलीकरण की बात करें तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे इंडियन ट्रेड यानी कि भारतीय व्यापार, ठीक है, फाइनेंस मार्केट, वित्तीय बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, निवेश, इन सब इससे संबंधित नियमों और विनियमों को थोड़ा लिबरल बनाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसमें सुधार करना है। 1991 जुलाई में आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि, ठीक है, कृषि प्रधान देश है ना हमारा, कृषि, उद्योग, व्यापार, ठीक है, कृषि, उद्योग, व्यापार, निवेश, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, इन सब में क्या है, व्यापक सुधार की श्रृंखला देखी गई है। ठीक है, तो उसके सकारात्मक प्रभाव कैसे हैं, जैसे नौकरी के अवसरों में, इसमें क्या कहने का मतलब, जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें रोज़गार के नए नए अवसर मिलते हैं और इससे क्या होता है कि देश विदेश में जो भारतीयों की वेतन, उसके भत्ते बढ़े हुए मिलते हैं, जो पहले के दशकों में संभव नहीं था। लेकिन इससे क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से कि समाज में एक बड़े तबके का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने शहरों से, अपने देशों से दूसरे देशों में पलायन करते हैं। ठीक है, इससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी ज़्यादा आप देखेंगे डेवलपमेंट हुआ है, कम लागत और बेहतर दक्षता। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर जो लिखा है वो क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए जैसे सामग्री और श्रम की वैश्विक सोर्सिंग के माध्यम से कम लागत,
ठीक है, और बेहतर दक्षता जिससे लागत बचत, उत्पादकता में वृद्धि, उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की विस्तृत श्रृंखला हो। बेसिकली अगर कहने का मतलब हम इसको और तरीके से समझे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे भूमंडलीकरण के प्रभाव से क्या हुआ, जैसे विकासशील देशों के उत्पादों के लिए बाजार में उपलब्धता थोड़ी बढ़ी है, जहाँ एक तरफ भारतीय उत्पादों की विश्व के कई देशों में मांग बढ़ रही है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता में भी इजाफा आया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर और चीज़ें क्या हम कह सकते हैं, अब अर्थव्यवस्था पे और क्या क्या प्रभाव आपको सकारात्मक दिखाई देता है, जैसे आप देखेंगे किस तरह से कि जैसे भारत जैसे विकासशील देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि होने से क्या हुआ कि पूंजी की जो समस्या थी उसका भी समाधान कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, भारत की जो विदेशी मुद्रा की उपलब्धता है उसकी समस्या का भी हल हुआ है। और जैसे आप देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें, जैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से क्या हुआ है कि अलग अलग प्रकार के जो प्रतिबंध हुआ करते थे उनको समाप्त किया गया, जिससे एकाधिकार की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बढ़ी है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार हुआ है ना। अब इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर और जैसे लिखा ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस एंड वैरायटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ना, तो सांस्कृतिक समझ और एकीकरण को बढ़ावा देना, सूचना प्रवाह, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि के माध्यम से सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ा गया है। भारतीय कंपनियों को विदेशी तकनीकों और तौर तरीकों और उसके उत्पादों का नियमन का भी ज्ञान हुआ। भाई जब दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे हैं तो उन कंपनी के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप उन्हें सीखते हैं, उनको अपने देश में आके इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उससे अच्छा पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी बढ़ती है और उससे उनका भारतीय कंपनियों का लाभ भी बढ़ता है। ठीक है, भूमंडलीकरण ने क्या किया है, साथ ही साथ में अगर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में सकारात्मक रूप देखें तो भारतीय कंपनियों को कुछ नए अवसर के रूप में बिजनेस भी दिए। ठीक है, और बिजनेस के तहत भी इन्होंने देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें ग्रो करने में उनकी मदद की है। कुछ अन्य प्रशासनिक सेवाएं हो गई, ग्राहकों को सेवाओं से क्या हुआ, भारत ने इस पे भी काम करना शुरू कर दिया। इस कारण से नए रोजगार भी पैदा हुए हैं। त्वरित अवसंरचना विकास, दूर संचार, परिवहन, बीमा जैसे क्षेत्रों में प्रगति के साथ वैश्वीकरण के द्वारा काफ़ी जो है अवसंरचनात्मक विकास हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा मिला है, हमने देखा भी। वैश्विक बाजार में भारतीय स्टार्टअप की सफलता, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड हो गया, सफल भारतीय स्टार्टअप का उदय वैश्विक बाजार में प्रभाव बनाया, क्योंकि इतना बड़ा जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है ग्लोबलाइजेशन का, बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों में जाकर एक नई कंपनी ईजाद करने का या अपना खुद का स्टार्टअप करने का, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन के बाद ज़्यादा हमें दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं जो हमारे इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं पड़े। जब इस तरह की चीज़ें ग्लोबलाइजेशन ने बड़ी बड़ी कंपनियों को ला दिया तो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे जो रोज़गार थे वो उनको समाप्त कर दिया है। ठीक है, नौकरियों के विस्थापन के लिए लोग अपने देश से दूसरे देश में जाके कमा रहे हैं और अपनी जीडीपी कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई दे रही है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ आप देखते हैं जैसे कृषि क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो 50% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 14% है। ठीक है, जो कि ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि कृषि का वाणिज्यीकरण होना शुरू किया। इससे जो उत्पन्न ऋणग्रस्तता है, इसने सीमांत किसानों पर भारी दबाव बनाया है। ठीक है, इसने भूमिहीनों मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और किसानों के लिए खेती जो है आज घाटे का सौदा बन गई। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर किसान आप देखेंगे कर्ज में डूबे हैं और किसान आत्महत्या का रास्ता अपना चुन लेते हैं। आर्थिक असमानता की अगर बात करें तो इसने अमीर और गरीब के बीच एक महत्वपूर्ण धन अंतर के साथ हाशिए पर रहने वाले समुदाय को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखें जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर और जो गरीब है ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो डिफरेंस उसमें क्रिएट हो रहा है। सांस्कृतिक क्षरण देखेंगे, वैश्विक परंपरा, प्रथाओं और मूल्यों को नष्ट कर देता है। स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और भाषाओं को वैश्विक प्रभावों से ढक देता है। कहीं ना कहीं जो वैश्विक प्रभाव हैं, जैसे अदर लैंग्वेजेस का फैशन ज़्यादा दिखाई देने को मिल जाता है। ठीक है,
या अदर कल्चर हमारे कल्चर पे ज़्यादा हावी हो जा रहा है, उसे हम सांस्कृतिक कल्चर के उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पर्यावरणीय चिंता, औद्योगिकरण ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की होड़ में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही, संसाधनों की कमी हो रही, जलवायु परिवर्तन में योगदान हो रहा है। तभी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन पे सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, सोशली नहीं, पॉलिटिकली नहीं, बल्कि इकोलॉजिकली भी देखेंगे किस प्रकार से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जब हम ज़्यादा विकास की होड़ में जाएंगे तो उस तरह से जब हम सृजन करेंगे नई नई चीज़ों का, तो जो चीज़ों का हम दोहन कर रहे हैं, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की बात की गई है, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके कि डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ों में बाकी चीज़ों का क्षरण बहुत ना हो, पर्यावरण का स्पेशली। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखते हैं कि भूमंडलीकरण के परिणाम से हमारे देश में जो लघु और कुटीर उद्योग है उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे क्या हो, स्वावलंबन घटता जा रहा है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके कारण एक बड़ी सी आबादी जो है रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करती है। तो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिससे संयुक्त परिवार का विघटन देखने को ज़्यादातर मिलता है। देश में बढ़ती बड़ी कारखानों की संख्या ने जो स्वरोजगारियों को मजदूर बना दिया है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के प्रेशर ने क्या किया कि श्रमिकों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे इससे बढ़ती प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध क्या हुआ कि ज़्यादातर कर्मचारियों की नौकरियां बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गई हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण का एक दुष्प्रभाव हमने देखा कि क्या होता है कि इससे लाभ जो होता है वो अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग तरीके से पड़ता है। विशेष तौर पे आप देखते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो भूमंडलीकरण का लाभ है ना, जहाँ विकसित देशों को ज़्यादा लाभ मिलता है, वहीं देश के अंदर भी आय संबंधी असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता ही रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर बात करते हैं कि परिवार और विवाह प्रणाली पर वैश्वीकरण के प्रभाव। अब देखिए, इससे पहले एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न है, हालांकि इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, पर देखिए कैसे ग्लोबल जो है सोशलॉजी, सोशल सोसाइटी पर कैसे इफेक्ट डालता है। भारत में विविधता और बहुलता वैश्वीकरण के कारण संकट में, तो कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, वो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे परिवार, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब परिवार के ऊपर अगर हम देखें तो भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, सोचिए। विवाह में अंतर आ रहा है भाई, अब लोग जो है नौकरी के चक्कर में या फिर खुद में ग्रो करने, स्टार्टअप के चक्कर में थोड़ा लेट विवाह करते हैं। इंडिविजुअल लिव इन रिलेशनशिप जैसा कॉन्सेप्ट आ गया। विदेशी प्रभावी तो है ही भाई हमारी संस्कृति पर। ठीक है, अब इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव परिवार में देखेंगे। औद्योगिकरण या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर नौकरियों के लिए जो बाहर विदेशों में, शहरों में पलायन करे, इससे विवाह पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, परिवार पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, नए उत्सव होते हैं, जैसे नए नए, अब देखते हैं हम कि नए नए त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, जैसे क्लबिंग करना या पार्टीज़ में जाना, मॉडर्न होना, सो कॉल्ड मॉडर्न होना, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना, मदर्स फादर्स डे, जैसे ऐसे कई कई नए कल्चर्स को हमने अडॉप्ट किया, विच इज़ गुड। ठीक है, समटाइम्स। ठीक है, नौकरी के नए अवसर, जैसे हमने देखा कि कैसे जो कृषि में लिप्त नहीं रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, कृषि में भी नई नई स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए बाहर जाके वो नौकरी के नए अवसर तलाशते हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन रिसीव करते हैं। खान पान के तरीके में बदला, जैसे अब पहले होता था कि एक दस्तक थान होता था, उस पर बैठ के खाना खाते थे या ज़मीन पे बैठ के, अब वो डाइनिंग टेबल ने वो जगह ले ली है, या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चलाते वक्त फ़ोन कर रहे हैं। तो ये इसको हम प्रॉपर पॉजिटिव जो है नहीं कह सकते हैं। ठीक है, भागीदारों के लिए विस्तारित खोज, जैसे माता पिता जैसे दुल्हन दूल्हा खोजते, तो उसके लिए आप देखेंगे कितने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू हम देखते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स हो गए, या फिर डेटिंग ऐप हो गए। इन सब से हम कितना ज़्यादा एक दूसरे की रिसर्च करके हम देख सकते हैं कि भाई किसके साथ विवाह करना है, किसकी तलाश कर रहे हैं इत्यादि। निवेश के रूप में विदेश में शिक्षा, परिवार अपने बच्चों को कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई के लिए जैसे केरल भेज देते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निवेश के रूप में अच्छे अध्ययन के लिए विदेशी भागीदारी की तलाश भी करते हैं। व्यापार और समृद्धि, यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्थिक वैश्वीकरण ने जन्म दर और परिवार के आकार में गिरावट से जुड़े व्यापार और आर्थिक विकास और बढ़ती समृद्धि को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन मैत्री नेटवर्क, यानी कि परिवार के रूप में, तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने ऑनलाइन मैत्री नेटवर्क जो है, जिसे लोग अपने परिवार के रूप में मानते हैं, सामाजिक संबंधों को आकार दिया। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन का एक बदलते स्वरूप में जैसे व्हाट्सअप जैसी चीज़ जो आई है ना, आप देखेंगे कैसे वीडियो कॉल, एक छोटा उदाहरण है, कैसे वीडियो कॉल ने दूर रहते परिवारों को भी कनेक्ट करने की कोशिश की है। इससे सारे परिवार एक साथ दूर रह के भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने जो है परिवार और विवाह प्रणाली में एक सकारात्मक छाप छोड़ी है ना।
तो क्या है कि भूमंडलीकरण और आधुनिकीकरण के कारण जो प्रभाव के कारण परिवार की जो संरचना है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित ज़्यादा दिखाई दे रही है। और परिवारों का जो औसत आकार अब क्या देखने को मिलता है, पहले बड़े परिवार होते थे, अब वो छोटे परिवारों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सॉरी पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा है। स्त्री पुरुष संबंध यानी कि मेल फीमेल में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पति को परमेश्वर और सर्वे सर्वा के स्थान पर अब स्त्रियां जो है उन्हें एक साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रही हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि पारिवारिक संरचना जो है, पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो रही है। यह महिलाओं के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पारिवारिक संरचना के अंतर्गत क्या हुआ, संबंधियों नातेदारियों का महत्व जो है थोड़ा सा अब घटता जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। लोग संचार के अलग अलग माध्यमों को एक दूसरे के साथ संपर्क में लाने के में उपयोग में लाते हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप इत्यादि का उदाहरण देखा। अब इसके साथ साथ क्या है, शादी इत्यादि में भी हमने देखा कैसे चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही विधवा पुनर्विवाह, तलाक को लेकर लोगों के विचार, जो पद्धति है, कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बदलाव ला रहा है, थोड़ा सा ओपननेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नए रोजगार, शैक्षणिक अवसरों की तलाश में जो युवा पीढ़ी है, जैसे आप में से कई लोग होंगे जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं या बाहर तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस तरह से विचारों में खुलापन आ रहा है। इसलिए क्या होता है, बच्चे या बीमार या बुजुर्गों की देखभाल और पोषण की इकाई में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गिरावट भी दिखाई देती है परिवार पर, अगर स्पेसिफिकली बात करें। ठीक है, तो शहरी भारत में क्या हुआ, संयुक्त परिवार के दृष्टांत जो है नगण्य होते जा रहे हैं। यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, जैसे पारंपरिक परिवारों का मूल क्षरण हो रहा है। जैसे जो रीति रिवाज है कहीं ना कहीं वो ब्रेक होते जा रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन के तौर में इतना ज़्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करें कि अपनी परंपरा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, विच इज़ गुड समटाइम्स, बट हर वक्त आप अपने रीति रिवाजों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना, हमने बताया, तलाक दर में वृद्धि हो रही है। जैसे नए विचार डेवलप होंगे, जब स्वतंत्रता की बात आएगी, जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो अपने लिए आवाज़ उठाएगा, तो इस तरह से तलाक में वृद्धि ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं जैसे बहुत बार होता है कि जैसे माता पिता हो गया, उनके बच्चों के संबंध में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार की कमी के कारण क्या हो रहा है कि क्रैच और वृद्धाश्रम का चलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। भौतिक संपदा जो है वो जीवन के स्तर में वृद्धि के बावजूद उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण आम भारतीयों का दैनिक जीवन पहले से अधिक संघर्षपूर्ण हो गया है। ठीक है, परिवार आज वल्नरेबल यानी कि कमज़ोर सदस्यों की देखभाल करने की सक्षम संस्था के रूप में अपनी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। पश्चिम संस्कृति का प्रभाव हमने देखा। जनरेशन गैप और सांस्कृतिक संघर्ष की अगर हम बात करें तो कैसे वैश्वीकरण ने ये जनरेशन गैप को चौड़ा कर दिया, कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में कैसे संघर्ष पैदा होता रहता है, उनके विचारों में, उनके क्रियाकलापों में। परिवारों का आर्थिक संबंध, वैश्वीकरण परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ाता है, क्योंकि वो उपभोक्तावादी समाज की मांगों में रहते से शादी ब्याह का अगर हम एग्जाम्पल ले, कोई पार्टी इत्यादि हमने किसी अच्छे घर में अटेंड किए तो हमें लगता है अरे हम भी करें, तो कहीं ना कहीं वो एक सोशलबाजी करने में हमारा उस पर प्रेशर बहुत रह जाता है इकोनॉमिकली, है ना। लैंगिक भूमिकाओं पर नकारात्मक पर वैश्वीकरण क्या है, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़िवादिता को सुदृढ़ कर सकता है। परिवारों के भीतर महिलाओं के लिए अवसरों और विकल्पों को सीमित भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता दी है, उसने कहीं ना कहीं इस रूढ़िवादी को और बढ़ावा भी दिया है। ठीक है, बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे एक प्रश्न आया था कि बच्चे जो है आजकल बच्चों को दुलारने की जगह अब क्या होने लगा है, जब आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग की होगी या कर रहे होंगे उसमें जो मैंने बताया, तो दुलारने की जगह उन्होंने मोबाइल फ़ोन ने ले लिए। तो ये वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है। तो जब आप वो आंसर राइटिंग लिखेंगे, जो 2023 में मेंस में प्रश्न आया है कि बच्चों ने अब बच्चों को दुलारने की जगह अब जो उसकी जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, तो वो वैश्वीकरण के प्रभाव के अंतर्गत यूपीएससी में मेंस में जीएस पेपर 1 में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका प्रभाव वहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद संस्कृति और परंपरा पर वैश्वीकरण के प्रभाव की अगर बात करें तो क्या अब इससे क्या आपको समझ आ रहा है, संस्कृति पर, हमारी कल्चर पर हमारे क्या इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि भारत जो है बहुत विभिन्न देशों, धर्मों का, बोलियों का, इन सब का बहुत बड़ा देश जो है, वहाँ पर कई सारी रीतियाँ हैं, कई सारी परंपराएं इत्यादि हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस पर कई सारे प्रभाव भी जो है हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई सारी संस्कृतियाँ हैं, कई सारे आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर इत्यादि हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देशभक्ति, एकता, इसमें काफ़ी सारे बाधा भी उत्पन्न की है ना। तो इसमें पश्चिमीकरण का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। खूबसूरती से बने कंबल में पश्चिमीकरण के कई छिद्र और लक्षणों के संस्कृतियों के मिश्रण को पा सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये सही लिखा है।
ओके, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या प्रभाव, क्या पॉजिटिव, जैसे सांस्कृतिक संलयन क्या है। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के साथ भारतीय संस्कृति के संलयन का नेतृत्व किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीवंत और विविध संस्कृति परिदृश्य सामने आया, जैसे कि हिप हॉप, सालसा जैसे जो पश्चिमी नृत्य है ना, उन शैलियों को शामिल करने वाली बॉलीवुड फिल्मों ने भी ग्रोथ किया है। उनको कार्निवल या कौन कौन से अवार्ड्स इत्यादि में काफ़ी सम्मानित किया जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हमें देखते हैं, जैसे दुनिया भर में भारतीय जो व्यंजन हैं, ठीक है, उनकी लोकप्रियता बनी है, जैसे बटर चिकन, मसाला डोसा। साउथ इंडियन फूड का काफ़ी कल्चर विदेशों में भी देखा जाता है। या अपने यहाँ के जो फूड, जो कह सकते हैं, जो जंक फूड्स इत्यादि को अगर हम छोड़ दें, बेसिकली अलग अलग स्टेट के कई सारे लोकल फूड्स हैं, उनका बाहर देशों में, जैसे लिट्टी चोखा इत्यादि का बाहर देशों में बहुत प्रचलन देखने को मिला है। ना केवल फूड के स्तर पर, बल्कि वहाँ के यहाँ के रहन सहन के जो कहते हैं पहनावे का स्तर है, वो भी देखने को मिला है। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो पारंपरिक भारतीय कला, शिल्प, संगीत और नृत्य रूपों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे से रुचि पैदा की गई। जैसे मधुबनी पेंटिंग पहले एक समय पर कोई नहीं जानता था, ठीक है, अब ज़्यादा कल्चर उसका दिखाई देने में लगा है। पश्मीना बुनाई, अब जैसे ट्रेड फेयर वगैरह लगता है, पहले भी लगता था, लेकिन अब ज़्यादा इसका, क्योंकि क्या, सोशल मीडिया पे हर चीज़ निखर कर आ रही है, ठीक है। इन्होंने इन पुरानी कलाओं को पुनर्जीवित करने में बहुत मदद की है। पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण ने जीवन शैली विकल्पों, फैशन, मनोरंजन को काफ़ी प्रभावित किया है। जैसे युवाओं में जीन्स, टी शर्ट आदि लोकप्रियता में पश्चिमी फैशन के रुझान का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। इंडियन कल्चर का प्रभाव धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जबकि बाकी देशों पर देखेंगे उन पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया था G20 के अंतर्गत जो गेस्ट आए थे अपने यहाँ, उन्होंने कैसे भारतीय कल्चर के स्वरूप में उन्होंने यहाँ के पहनावे को धारण करके यहाँ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, तो वो एक अच्छा उदाहरण भी है। भाषा प्रभाव, तो वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी ने बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्थापित कर दिया। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो इसने कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं साथ में कि आज अंग्रेजी भाषा का इतना भौकाल बना दिया गया कि भाषा को ज्ञान समझ लिया गया, जबकि अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो मात्र लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। कोई भी भाषा मात्र भाषा होती है, वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो माध्यम होता है, ब्रिज का काम करता है, दैट्स इट, ठीक है। शहरी क्षेत्रों, कॉर्पोरेट सेटिंग में अंग्रेजी भाषा संचार की प्राथमिकता बनती जा रही है कि भाई इंग्लिश बोल लेते तो आपको नौकरी मिलेगी, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो एक गलत प्रभाव डालता है। बदलते सामाजिक मानदंड क्या है, जैसे शहर, भारतीय समाज में अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाहों की बढ़ती स्वीकृति, पहले ऐसा नहीं था। अब ग्लोबलाइजेशन ने इस तरह से व्यवसाय में भी इस चीज़ को पाटा है कि जाति आधारित कोई व्यवसाय को लेकर यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म किया है। वहीं वो हम जाति वाले उस पर टॉपिक पे आएंगे कि क्या वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा, तो उसमें देखेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कैसे समाज में, बदलते समाज में चुनौतियाँ जो आई हैं, जैसे अंतर्जातीय विवाह को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है, या कि अन्य धर्म के लोगों से विवाह, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में विवाह कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है। पर्यटन इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है इस टाइम, अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि पर्यटन के नाम पे जो जितने भी हमारे साथ मॉन्यूमेंट्स हैं या लोकल ग्राउंड्स पे जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने उसको जब प्लेटफॉर्म पर लेकर आए तो लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं और आदान प्रदान करते हैं, अपने घूमने को लेकर यहाँ आते हैं, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे आध्यात्मिक पर्यटन का विकास इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए वाराणसी जैसे स्थल हो गए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट, या राजस्थान उदयपुर में अगर आप जाएंगे वहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, तो आप उदाहरण के साथ भी पर्यटन को बढ़ावा मिला, उसके कुछ उदाहरणों को भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं। भारतीय त्यौहार जैसे फ्रेंडशिप डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, ये सब क्या इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, इनको अपनाया गया जो पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में नहीं मनाए जाते थे। और इस बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य में दुनिया के साथ एक एकीकरण का जो है प्रतीक हुआ महसूस होता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहेगा कि दूसरे देशों में इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है तो हम उसको नहीं जानते, हम सेलिब्रेट नहीं करते। हमारे यहाँ बहुत से सेलिब्रेशन ऐसे फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली होगी, विदेशों में मनाए जाते हैं, ठीक है। पारिवारिक जीवन, तो वैश्वीकरण विवाहित जोड़ों के लिए विशेष रूप से वो है सूचना प्रौद्योगिकी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चुनौतियां पैदा करता है, जहां विदेशों में काम के अवसर लंबे समय तक अलगाव का कारण बनते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है कि वो बाहर विदेशों में पड़े हुए हैं और परिवार में बहुत से जो परिवारजन है वो पीछे हैं, तो पैसों की होड़ में इस तरह से जो गैप एक आ रहा है परिवारों सदस्यों के बीच में, वो वैश्वीकरण का एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी कह सकते हैं, ठीक है। संस्कृति का पुनरुद्धार, जैसे योग का पुनरुद्धार, देश के साथ साथ क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी योग बहुत लोकप्रिय बना है।
इसे रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग पाठ्यक्रम की लोकप्रियता या दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में देखा जा सकता है, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है उसका। आयुर्वेदिक औषधियों का अब पहले जैसे कोविड-19 में कितना ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में लोगों को और पता चला, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेशों में उसकी मांग होना बहुत शुरू हो गई। ठीक है, धार्मिक पुनरुत्थान, बाहरी दुनिया के साथ अंतर संबंध द्वारा बढ़ती हुई अनिश्चितता के कारण धार्मिक पुनरुत्थान हुआ। ये मतदाताओं को आकर्षित करने, धर्म के आधार पर लोगों को लामबंद करने के लिए धर्म के उपयोग में प्रकट हो सकता है। या इस तरह से देखें कि किस तरह से विदेशी देखेंगे जैसे भगवान कृष्ण को बहुत मानते, तो आके यहाँ पर अपना जो है सहभागिता देते हैं, योगदान देते हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली वहाँ पर आकर। ठीक है, स्थानीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। वैश्विक बाजार में क्या होता है, जो छोटे छोटे हस्तकरघाएँ, हैंडीक्राफ्ट्स है, उनकी मांग बहुत बढ़ने लगी। जैसे चिकनकारी या बांधनी, किस तरह से साड़ियाँ इत्यादि जो आती है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो बनाई जाती है। हम देख सकते हैं महिला ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो छोटे लेवल पर आप देखते हैं कैसे बिजनेस शुरू किया, जैसे लिज्जत पापड़, या मैंने बताया था झाजी करके एक अचार कंपनी जो 2 महिलाओं के द्वारा बिहार में खोली गई थी। तो किस तरह से आज बड़े स्तर पर ये पूरे विश्व में फैली हुई है। ठीक है, वैश्विक पर्यटन में वृद्धि हमने देखने को मिलती है। संस्कृति का समरूपीकरण की अगर बात तो संस्कृति का जो समरूपीकरण आप देखेंगे कैसे अंग्रेजी भाषा का समरूपीकरण हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे विलुप्त होने के खतरे में विश्व की भाषाओं के यूनेस्को के एटलस के अनुसार 196 भारतीय भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा इत्यादि चीज़ें यहाँ पर किस तरह से दी गई हैं कि लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच, मानवाधिकार, बाल अधिकार, बैंकिंग, संस्कृति से मूल्यों और अधिकारों में एकरूपता हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसको भूल जाइए, मेन चीज़ जो हमने पढ़ी उसको ध्यान रखिए यहाँ पर। इसके बाद मेन टॉपिक पर हम आते हैं, बोले तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करती है, क्या ये भारतीय समाज को प्रभावित करती है, तो क्या ये, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, हाँ करती है तो क्यों, नहीं करती तो क्यों नहीं करती। मेन हमें प्रस्तावना में क्या लिखना है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो थोड़ा सा हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए और ये किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो प्रभाव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमें बताने हैं। क्या ये भारतीय समाज को प्रभावित करती है, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर मेन बॉडी में ये चीज़ें बतानी है कि भारतीय समाज को कैसे और जो है ये भारतीय समाज को कैसे और क्या प्रभावित करती भी है कि नहीं करती है, तो दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो पहले हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो चलिए हम इसको फटाफट से समझते हैं क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ। देखिए बेसिकली क्या है कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है, मुद्रा होती है। ठीक है, जिसमें जो लेन देन संबंधी जो जानकारियां हैं वो इनक्रिप्ट तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होती है, यानी कि कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत डेटाबेस होती हैं, सुरक्षित होती हैं। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर बेस्ड एक वर्चुअल करेंसी, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन करेंसी है, ऑनलाइन मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये पीयर टू पीयर कैश सिस्टम पर आधारित है। इसने वैश्वीकरण में पूरे विश्व के लिए एक करेंसी जैसी परिकल्पना को यथार्थ किया है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ क्रोम पे, गूगल पे मिलेगा, वहाँ पर जाके देखिए, आपको नहीं पता है तो, वरना इकोनॉमिक्स का टर्म है यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से प्रश्नों का बदलता स्वरूप हमारे समक्ष आता है कि इकोनॉमिक्स प्लस हमने इंडियन सोसाइटी। अब बताइए, इंडियन सोसाइटी से बाहर थोड़ी ना इकोनॉमिक्स है, तो उसी का ही हिस्सा, उसमें ही तो सारी चीज़ें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से चीज़ें संपन्न हो रही हैं, तो उसके साथ कैसे कनेक्ट करके प्रश्न पूछा जाता है। अब हमें क्या बताना है कि वैश्विक समाज पर जो प्रभाव है इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है। जैसे सकारात्मक प्रभाव क्या है कि जो भौतिक मुद्रा की छपाई की जो लागत होती है उसमें कमी आएगी, पेड़ वेड़ ज़्यादा कम कटेंगे, पेपर मुद्रा में कमी आएगी, और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक से अधिक धन भी उपलब्ध हो सकेगा इस प्रकार से। ठीक है, जो हमारे भ्रष्टाचार होता है, जालसाजी होती है, नकली मुद्रा कह सकते हैं अगर हम, तो उससे समाज में बच सकेंगे। ठीक है, सभी वर्गों के लिए एक समान रूप से ये उपलब्ध होगी। अब ये इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव, आप इसमें चाहे तो और ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव प्रभाव क्या होंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के इंडियन सोसाइटी पर। जैसे नार्कोटिक्स, टेररिज्म के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग में इसका ज़्यादा यूज़ हो जाता है। ठीक है, अवैध गतिविधियों में जैसे युवा पीढ़ी की जो ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, और जनसंख्या लाभांश में हानि भी दिखाई देती है। क्रिप्टो माइनिंग ज़्यादातर क्या है, ऊर्जा बेस्ड है, और इससे ई वेस्ट और बिजली की खपत में ज़्यादा वृद्धि होती है। और टैक्स चोरी जो होती है गवर्नमेंट, जैसे देखिए पैसा जो पेपर वाला होता है ना, जैसे लाइक
क्रिप्टो करेंसी नहीं, नॉर्मल मनी जो होता है उससे क्या होता है कि टैक्स इत्यादि में ज़्यादा हानि नहीं होती गवर्नमेंट को। लेकिन इसमें क्या होता है कि टैक्स चोरी से सरकार को राजस्व हानि और सोशल कल्याण के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए भी धन उपलब्धता में कमी कहीं ना कहीं इसके द्वारा देखी जाती है। ठीक है, साइबर आतंकवाद के प्रति ज़्यादा दिखाई देता है। क्रिप्टो करेंसी एक आंतरिक मूल्य का अभाव होता है और ये देखेंगे कई सारी योजनाओं पर निवेश को बढ़ावा भी दे सकता है। ठीक है, इत्यादि चीज़ें, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए क्या है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी कानूनी मुद्रा तो है नहीं। भारत सरकार और आरबीआई द्वारा, ठीक है, आरबीआई द्वारा भारतीय समाज में इसके बढ़ते जो इसका प्रचलन है, उसका यूज़ है, उसको लेके काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी देश में जो युवा वर्ग, यंगस्टर्स का जो एक ग्रुप है वो बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी की ओर ज़्यादातर अट्रैक्ट होता जा रहा है और ये अपनी बचत या फिर अपनी जो भी मेहनत की कमाई है वो हाई रिटर्न के लालच में क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पर निवेश कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें जोखिम की स्थिति ज़्यादा हो जाती है और इसके संबंध में जानकारी है कम, तो उसके नुकसान की स्थिति उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है, जब नॉलेज कम हो, इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से कर रहे हैं तो भाई नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जांच करने, वित्तीय समावेशन करने या फिर फाइनेंशियली ट्रांसफ़र हो गया हस्तांतरण में दक्षता जो वृद्धि है, वित्तीय धोखाधड़ी है, उस पर नियंत्रित करने में क्रिप्टो करेंसी भारतीय समाज की सहायता करके लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है। तो दोनों एस्पेक्ट चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव जैसे देखेंगे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के नकारात्मक परिणामों को समाप्त करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर UN, ठीक है, UNODC, जिसको CMLS देखेंगे, उसके द्वारा विकसित जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से अलग अलग देशों के अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए इसके माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से उसको प्रशिक्षित करना चाहिए। इसी के साथ ही USA में भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं इस पर, जैसे कि नई फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो जिसके माध्यम से जो उच्च मात्रा में होने वाली क्रिप्टो करेंसी हस्तांतरण है उसका विश्लेषण करना संभव हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को भी हम धारण करके, जैसे अमेरिका ने किया है, फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर के को बढ़ावा दिया, उसके द्वारा इस पर और निरीक्षण किया जा सकता है, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह की इनिशिएट अगर लाए जाएंगे तो जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेन बॉडी में क्रिप्टो करेंसी क्या है। फिर वैश्विक समाज, अगर हम भारतीय समाज पे बात करें तो इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देते हुए कुछ सॉल्यूशन अगर आप देना चाहें तो निष्कर्ष में दे सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका क्या बोलता है। दूसरा प्रश्न आज का आपका कहता है कि भारत में विविधता और बहुलवाद, यानी कि बहुत सारी संस्कृति, धर्म, भाषा, कल्चर, ये सब जो विविधता और वैरायटी और डाइवर्सिटी हमारे समाज में दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण वो संकट में है। औचित्यपूर्ण मतलब सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर बताइए कि क्या ये सही है कि मतलब वैश्वीकरण के कारण ये सब इफ़ेक्ट जो है आपके देखने को मिलते हैं हमारी इंडियन कल्चर पर या हमारे उसमें विविधता पर, बहुलवाद पर, यानी कि कह रहे हैं इस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई करना है आपको। तो अब यहाँ पर भारत में क्या, अब स्टार्टिंग में क्या जैसे लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या है। जैसे वैश्वीकरण का मतलब सिर्फ व्यापार या फिर आर्थिक गतिविधियों तक तो है नहीं, ठीक है, बल्कि आप देखेंगे विश्व के हर देश के बीच में संस्कृति हो गया, सूचनाएं हो गया, इनका भी आदान प्रदान हो ही रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से स्वाभाविक तौर से प्रभावित होती है। तो भारत की जो विविधता है या बहुलवाद है, ये बहुलवाद इत्यादि हमने भारतीय समाज की विशेषताओं के अंतर्गत जो स्टार्टिंग के 3 वीडियोस थे लेक्चर 1, 2, 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके देखिएगा। उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें वैश्वीकरण पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे क्या प्रभाव है, आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इसके इफेक्ट ने अंग्रेजी का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। ठीक है, इससे भाषाई एकलवाद से क्या हुआ, स्वदेशी भाषा और बोलियों पर थोड़ा संकट देखने को मिला ही है। यूनेस्को के अनुसार भारतीय 196 भाषाएँ विलुप्त होने की स्थिति में है। अंडमान की एक भाषा है, ठीक है, अंडमान की एक भाषा है जिसको हम ब्रू भाषा कहते हैं, वो मोस्टली आप देखेंगे ब्रू भाषा विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का इतना वर्चस्व हो गया है ना विदेशी भाषाओं का कि नॉर्मल जो बोलियां वहाँ की या भाषाएं वो लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव में अब टियर 2 और टियर 3 नगरों में भी भारतीय परंपरा, जैसे कि वहाँ के भोजन पर क्या कल्चर देखने को मिलता है, जैसे इटालियन फूड, अमेरिकन फूड, चाइनीज़, ये सब फास्ट फूड इत्यादि का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि भारत क्या है, मोटे अनाजों की तरफ ज़्यादा अपना जो है एक वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है, मोटे अनाजों की तरफ अपने देश के देशवासी
देशवासियों को लेकर जाना चाहता है। फिर तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि परंपरागत पहनावे हो गए, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मॉडर्न या फिर कह सकते हैं वेस्टर्न क्लोथ्स ने उसको रिप्लेस कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में देश के जो युवा हैं उनके मध्य में जीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, या फिर इस तरह के कपड़े पॉपुलर हो रहे हैं। ठीक है, ये कला पर भी वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, है ना। नृत्य के कंपैरिजन में पश्चिमी जो देखेंगे कि वेस्टर्न डांस इत्यादि जो हो गया उनका ज़्यादा बोलबाला दिखाई देने लगा। आप चाहे DID देख लो, डांस इंडिया डांस, इस तरह के कल्चर देखेंगे तो वहाँ पर अपने एथनिक यानी कि अपने कल्चरल डांस जो है ना उसमें भी उन्होंने हिप हॉप और एंड ऑल को मिक्स करके उसको बनाने की कोशिश की, विच इज़ गुड ऑल्सो। लेकिन उसको एकदम से मॉडर्नाइज कर देना, वेस्टर्न पूरा कर देना भी अच्छी चीज़ नहीं है। देश में पश्चिमी पर्वों जैसे कि फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे हो गया, ये भी लोकप्रियता बढ़ी। इसके साथ ही भारतीय जो फेस्टिवल्स जैसे होली और दीपावली पर भी मेगा इवेंटों का भी आयोजन भी वैश्वीकरण की उपभोक्तावादी संस्कृति का ही एक प्रभाव है। ठीक है, तो उपयुक्त तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को देश की विविधता और बहुलवाद के संकट और सांस्कृतिक एकरूपता का कारण तो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसे आप देखते हैं कि कहते हैं कि जबकि वास्तव में आप देखेंगे कि वैश्वीकरण नहीं है, बल्कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल प्रोडक्ट और परंपराओं के स्थानीय यानी कि लोकल लोगों की मांग और उनके अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तन से उत्पन्न ग्लोबलाइजेशन हुआ है। इसे विविधता और बहुलवाद पर संकट के कंपैरिजन में बहुत सारी संस्कृतियों के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि भारत की शाकाहारी आबादी के लिए बर्गर में आलू का, थाई, चाइनीज़ इत्यादि भोजन में भारतीय मसालों का प्रयोग होना, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो हम ये पॉजिटिव भी बताएंगे। कहते हैं ना कि कह रहे हैं जस्टिफाई करिए आप अपने आंसर को, मतलब बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ठीक है, इंडियन जो आपका लोक संगीत है, पश्चिमी लोक संगीत के फ्यूजन से जो निर्मित एक इंडियन पॉप संगीत का प्रचलन आया है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो यहाँ के कल्चर है, जैसे वस्त्रों के स्तर पर भारतीय कुर्ते लुंगी के साथ जीन्स और शर्ट पहनने का प्रचलन आया है। विदेशों में भारतीय पर्व जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, इसका आयोजन भी विदेशों में भी देखने को मिला है। भारतीय योग और आयुर्वेद को भी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति, कोरोना काल में नमस्ते का प्रचलन बहुत बड़ा है, आपने देखा है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण बहुलवाद और विविधता पर संकट का कारण नहीं, बल्कि इसके विकास और प्रसार में भी सहयोगी है। वैश्वीकरण के प्रभाव से बहुत सारी संस्कृतियों का एक दूसरे से परिचय हुआ है। ठीक है, उसमें समन्वय के नवीन भोज्य पदार्थ हो गए, नृत्य हो गए, संगीत हो गए इत्यादि का भी सृजन हुआ है। तो दोनों एस्पेक्ट हैं। आप कोई सुझाव देना चाहें तो निष्कर्ष में इस तरह से सुझाव भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस प्रश्न को आपको होमवर्क करना है। कहता है कि आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशेषताएं मजबूत हो गई हैं। मतलब इसमें आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या उसके कारण भारतीय संस्कृति जो है वो मजबूत हो रही है। ये आप खुद से समझिए, प्रश्न लिखने की कोशिश करिए, उल्टा सीधा जैसा आपको ठीक लगता है लिखिए। पहले प्रश्न को समझिए, नहीं समझ आता आंसर राइटिंग भेजिए, उसको चेक किया जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क इस प्रश्न को करना है, जो कि 2018 UPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। इस टॉपिक से रिलेट आपको ये सारी चीज़ें इस प्रश्न के लिए मिल जाएंगी। पार्ट 2 में अब हम इसके बचे हुए चीज़ों को देखेंगे कि महिलाओं पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, LGBTQ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या वृद्धों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कृषि पर कह सकते हैं, या कई तरह की इस तरह की चीज़ें, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को इतना ही हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, इसको देखने की कोशिश करिए। इतनी मेहनत की जा रही है तो एटलीस्ट आप भी अपनी उतनी ही शिरकत दिखाइए, क्योंकि व्यूज़ देख के लगता है कि आपने जितनी सहभागिता दिखाई थी डे 1 की, हाँ हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी, लेकिन उस हिसाब से आप देख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ अपनी सहभागिता बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ कनेक्टेड हो और अंतिम व्यक्ति तक इसका जो है लाभ पहुंच सके। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पर इतना ही रखते हैं। जल्द मिलते हैं इसके पार्ट 2 यानी कि भूमंडलीकरण का भारतीय समाज पर और क्या प्रभाव है उसको देखें, क्योंकि उससे कई प्रश्न बने हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।